सभी बच्चों को जो है देवारियन सर की तरफ से जो है गुड इवनिंग, राम सलाम। कैसे हो आप सब? कैसे हैं सब लोग? जुड़िए ज़रा सा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा, सारे बच्चों तक पहुंच जाने चाहिए। और आज के सेट में हम लोग 252 का जो है आप लोगों ने टेस्ट दे ही दिया होगा। अब यहाँ से जो है हम लोग आगे करने वाले हैं डिस्कशन। और सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आप लोग पेन पेपर में आइए मोड में और जो है आंसर सब लोग देते चलिए, साथ में आंसर देना भाई, ठीक है? चलो स्टार्ट किया जाए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पर। आप इस सवालों में इस सवाल को जो है आप आर.एस. अग्रवाल बुक में देखे होंगे या फिर जो अन्य जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव बुक उसमें मिले होंगे, मॉक टेस्ट में मिलता है। इस सवाल को जो है आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक्स मानकर, फिर उसके बाद एलिगेशन लगाकर, और फिर उसके बाद जो मेरा नया वाला मेथड है उसको भी आप यूज कर सकते हो। पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 5 मेज है आपके पास और 9 कुर्सियां 15,400 में ये अवेलेबल हो जा रही हैं आपके। कह रहा है कि वह 10% पर मेजों को और 20% लाभ कुर्सियों पर बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपया होता है तो 3 कुर्सियों का आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? गौतम और सनातनी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो यहां पर जो है बात हो रही है हमारी 5 टेबल की और 9 चेयर की, ये बात हो रही है हमारी। इसको जो है 10% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है और इसको जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। थोड़ा सा इसमें जगह चाहिए तो थोड़ा सा इधर करके लिखा जाए। 5 आपके पास टेबल है और 9 कुर्सी है, इसे आप 10% पर और इसे आप 20%। याद करो एक नया मेथड हम लोगों ने जो है आपको बताया था और ये लगातार जो है आप इस तरह के मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरा जो है 10%, ठीक है? तो हम ये 20% को जबरदस्ती 10% लिख देना है। हम ये मान लेते हैं कि मेरा जो है सब पर हम 10% प्रॉफिट ही ले रहे हैं, सब पर 10% प्रॉफिट ही ले रहे हैं। तो अगर आप 10% प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है इस ओवरऑल का, उसका प्रॉफिट भी आपको 10% ही मिलने वाले। यानी 15,400 का अगर 10% हम प्रॉफिट ले लें तो मेरे पास जो है 1540 रुपया हो जाएगा। तो हमारा जो है 1540 रुपया होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है? 2,080 रुपया, 2,000 आपके 80 रुपये। तो हमारा जो है कितना कम, ये जो डाटा है वो कितना कम आ गया? तो आप बोलोगे 540 कम हो गया। ये किस वजह से कम हुआ होगा? तो आप बोलोगे सर आपने जो है 20% को जबरदस्ती 10% लिख दिया और आपने गलती कर दी कितने परसेंट की? 10% की। तो ये जो 10% है वो वैल्यू आप किसके बराबर? 540 के बराबर। तो इसका जो ओवरऑल अपना डाटा होगा, अपना कॉस्ट प्राइस होगा, वो 100% होगा। 100% मतलब ये सबको मिलाकर नहीं, सिर्फ 9 कुर्सी के बराबर। तो ये 100% आपके 5400 के बराबर हो गए। ये कितना कुर्सी का आया? फॉर 9 चेयर का ही है, 9 चेयर का। 9 चेयर आपके पास 5400 में अवेलेबल है। तो आपको कह रहा है कि 3 चेयर का जो है आप कॉस्ट प्राइस बता दो। तो 3 चेयर इधर 3 से डिवाइड किए, डिवाइड आपका 3 से, तो इधर भी आप 3 से डिवाइड करो तो 18 3 54, यानी 1800 रुपया आपका जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और ये बहुत ही शानदार मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है। और ये आपका 1800 रुपया यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है? कुछ यहाँ पे ले ले। अब यहाँ पर कमेंट्स वगैरह सब। गुड इवनिंग सर जी, सौरभ कुमार, संजीव कुमार करें सर बिहार एसएससी के लिए जो बैच दिए हैं उसको ले ले। अंतिम प्रहार करके बिहार एसएससी का जो बैच है अब वो ले लो आप, ठीक है ना? अंतिम प्रहार करके। और ये सुरेंद्र कुमार, गुड इवनिंग सर, टेक्निकल फॉर्म लास्ट डेट एक्सटेंड करने के लिए वीडियो बनाइए जाए सर, प्लीज सपोर्ट। तो ये नवीन सर को जो है आप कह सकते हो, मैंने उनको जो है ये बात बता दिया था, ठीक है? बैच लिए हैं, ले लो। मेंस एग्जाम तक पढ़ाइएगा ना सर? आर.एस. अग्रवाल भी नहीं, आर.एस. अग्रवाल तो नहीं चलेगा, लेकिन मेंस लेवल तक चलेंगे। और आर.एस. अग्रवाल के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है, ठीक है? आराम से जो है आप ले लो। अभी तक उसमें जो है 4 ही चैप्टर हुए, नंबर सिस्टम चल रहा है आपका। अंतिम प्रहार करके बैच होगा,
बिहार एसएससी 1 to 5 और आपके कॉमन पेपर के लिए वो बेस्ट रहेगा। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहां हमारा क्वेश्चन है कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है। देख रहे हो ना भाई साहब, संजीव कुमार आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक्स। तो एंगल ए एंगल पी की जो है, ये हमारा एंगल ए जो है एंगल पी के ए के बराबर है, ए और पी ए सी पी आर के, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारा हो गया। एंड द फॉलोइंग फिगर इतना दिया हुआ है और आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी टू बी कंग्रुएंट, यानी सर्वांगसम होने के लिए किस कंडीशन पर वह खरा उतरेगा, ये बात आपसे कह रहा है। तो आप जरा सा देखो ना, ये आप जरा सा देखो, एक एंगल ले रहे हैं तो वो एंगल कहां बन रहा है, पी क्यू और पी आर पर, ए बी और ए सी पर बन रहे हैं। तो ये हमारा जो कंडीशन होता है, ये दो साइड हमारा लिए, ठीक है, दो साइड हमारा, यानी एस ए एस कंग्रुएंसी आपकी जो है यहां पर निकल के आती है। एस ए एस जो आप दो साइड लेते हो उसके जो अंतर्निहित कोण को लेना पड़ता है, तो ये सर्वांगसम का है। एस ए एस कहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर एस एस ए, ये तो कोई है ही नहीं भाई साहब। ए एस ए, ए एस ए, ये एस एस ए की बात किया, ऐसा कोई कंग्रुएंसी नहीं होता है। ए एस ए आप पढ़ोगे इसमें सिमिलरिटी में पढ़ोगे आप, ये तो संभव नहीं है। यहां पे हमारा जो है ये आपका जो है एस ए एस को फॉलो करता है, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये जो है एस अमृता, अविनाश, टुट्टू, अविनाश, सौरभ, अमृता, सौरभ, ठीक है, गौतम सिंह का भी सी नंबर ऑप्शन। चलिए फटाफट जो है हम इन सब कामों को जो है जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये सवाल आपका जो है बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। यहां पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आप जो है a प्लस बी प्लस सी 5 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 15, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी हमें चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी ये हमारा है, और उसमें भी हमें यहां 17 जो है आपको माइनस कर लेने। 17 कितने करने हैं, माइनस। रूट होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू आपके जो है 3 इंटू ए स्क्वायर है ना, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 4 रूल में जो है ना बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये वो जो है आपका ये रूल यहां पर इस्तेमाल करेंगे, बाद में 27 घटा लेंगे, अभी यहां तक तो पहले सॉल्व कर लें। 1/2 और जो है ए प्लस बी प्लस सी आपको 5 दे रखा है, 3 इंटू 15 माइनस ये आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये 5/2 हो गए, और ये आपका 45 में अगर 25 घटा देते हो तो 20 हो जाता है, यानी ये आपके 50 आ गए। अब 50 आगे हमको निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी और आपके माइनस 27। इतना दूर का जो वैल्यू है वो 50 निकल चुका है और माइनस 27 निकाल दिए, तो 27 मेरे भाई घटा लेने के बाद मेरे पास कितना बच जाएगा, 23 बच जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसको जो है क्वेश्चन का जो है आपका सही हो जाएगा। सर आपको याद है हम लोग गांधी मैदान में आंदोलन के दिन मिले थे, नाम तो याद नहीं है, लेकिन उस दिन जो है हम लोग लगभग जो है 10-12 स्टूडेंट से हम लोग मिले थे। ठीक है, नाम सुरेंद्र, नाम सही से हमको याद नहीं है, लेकिन जो है मिले तो जरूर थे। ठीक है, अब माइक ठीक करना है। माइक में क्या समस्या भाई, साउंड प्रॉब्लम चल रहा है। साउंड प्रॉब्लम इसमें भी है, एक बार जरा सा देख लिया जाए। चलो प्रॉब्लम बताओ क्या समस्या है आवाज में। अब जो है थोड़ी सी बहुत जो है आपको क्लियर हो गई। खींच खिंचा कर आ रहा है आवाज ना, कमेंट में लिख रहा है खींच खींच रहा है। सर देखिए वो खींच खींच क्या है, क्यों हो रहा है।
घिचकिचा के आ रहा है ना। हेलो 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 हेलो। अरे अरे बाप रे। हेलो हेलो हेलो। अब बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन आगे दिखाइए ना सर प्लीज। अच्छा क्वेश्चन नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। बताइए कि साउंड प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी है? आवाज लग रहा है कम आ जा रहा है। चलो भाई साहब जो है थोड़ा सा जो है आवाज आपकी क्लियर हुई है। आवाज कम भी जा रहा है, एक बार जो है कमेंट सेक्शन में बताना जरा सा। दाढ़ी तो पूरा बढ़ा हुआ है मेरा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बर्तन एक्स वाई में अम्ल एसिड और जो है पानी का रेशियो आपका 3:7। तो ए से एसिड हो गया और वाटर हो गए हमारे
3:2 आपके 7 हो गए, ठीक है। और बाद में मतलब दूसरे बर्तन में जो है y में 1:3 है, ये x में हो गया और ये आपके y में 1:3 हो गए। अब कह रहा है कि x और y की सामग्री को जो है 1:2 के रेशियो में आप मिला दो और एक नया विलयन तैयार करो, उसमें अम्ल और एसिड मतलब अम्ल और वाटर का रेशियो A:B हो जाए, ऐसा है, ठीक है गुरुजी, ओके। 15/7 सब लोग आंसर लिया है ना। तो सबसे पहले इस ऐसे सवाल में जो मिक्सअप वाला सवाल रहता है, ऐसे सवाल में सबसे पहले हमको यहां पर क्वांटिटी बराबर करनी होती है, या फिर आप वॉल्यूम उसे बोलो कि वॉल्यूम बराबर करना है। तो 7 3 हुए 10 और 3 और 1 हुए 4, ये दोनों कैसे बराबर होगा, तो दोनों को 20 बना लेते हैं। इसको हम गुना करेंगे 2 से और इसको गुना करेंगे 5 से। तो मेरा जो है दोनों की क्वांटिटी जो है x बर्तन की भी और y बर्तन की भी, दोनों की क्वांटिटी हमारी 20 और 20 आ गई, ठीक है। अब जब बराबर आ गया तब हमें इस रेशियो में हमेशा याद रखो कि मिलाने से पहले आपको जो है क्वांटिटी को बराबर करना होता है। तो एक रेशियो में और ये आपका 2 रेशियो में होगा। तो अब यहां पर जो है ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये रेशियो 3:7 हो गया और ये हमारा 5:15 हो गए। अब आप ऐड कर दो और आपको पता चल जाएगा एसिड और वाटर का रेशियो, 5 3 8 और ये 15 और 7 हो गए 22, यानी ये रेशियो आ गया 4:11। और इसी का नाम उसने क्या रखा है, तो AB रखा है। A के जगह पर आप 4 रख दो और B के जगह पर 11 रख दो। हालांकि रेशियो में है और रेशियो में ही पूछ रहा है, तो आपको पूछ रहा है कि B+A और B-A। अगर ये रेशियो में है और ये भी रेशियो में, तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर 11 + 4 11 - 4, तो ऊपर हो गए 11 4 15 और 11 4 गए 7, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चरचर आवाज करता है, रुक रुक चलता है। भाई ये क्या हो गया इस लैब में, ऑनलाइन पढ़ाई जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हेलो हेलो हेलो, कहाँ, हमको सुनाई तो नहीं दे रहा है। आप लोग बताओ भाई, क्या साउंड अभी भी वही समस्या चल रही है? कमेंट करना तुम लोग। यहां पर आ जाइए। कॉसेक जो है आपका थीटा बराबर B/A दे रखे। एक तो आप 45 डिग्री वैल्यू रखकर भी आराम से जो है, अभी ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। एक थीटा बराबर जो है आप 45 डिग्री रखकर भी आप जो है इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से और प्यार से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम यहां पे डिटेल में चलेंगे, ठीक है। तो कॉसेक थीटा B/A है। अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल करें कि ये मेरा थीटा है, ठीक है, और कॉसेक मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर हो गए, तो ये हमारा हो जाएगा B² - A²। अब आप आइए, √3 कॉट थीटा है +1 और टेन थीटा प्लस √3। तो आप वैल्यू रखोगे √3 और कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हमारे हो जाएंगे बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी √B² - A² और +1 हो जाएंगे। और नीचे हमारा टेन थीटा है, यानी जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी A/√B² - A² प्लस √3। ये बात हो गई। आप इसको जो है एलसीएम ले लो यहां पर, तो यहां पे हमारा जो एलसीएम A हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला हमारा A हो जाएगा और नीचे अभी हम, तो यहां मिल जाएंगे √3 √B² - A² और प्लस A हो जाएगा ऊपर। यहां हो गए हमारे। नीचे की अगर हम बात करें तो √, हमारा हो जाएगा B² - A² A प्लस √3 √B² - A²। इतनी बातें हो गई है। तो इसमें हमारा जो है ऊपर वाला और ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये पलट जाएंगे, तो √B² - A² बाय ए आंसर आ जाएंगे, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीरज यादव का जो है कहना है कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सौरभ, ए नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है, कंटिन्यू करिए सर जी, ओके। आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ठेकेदार आदमी है, 15 आदमियों को एक काम 24 दिनों के लिए नियुक्त करता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम कराते हैं।
यानी अगर हम 15 आदमी ले लिए, 15 आदमी, और इससे जो है 24 दिन तक करवाना है और पर डे 8 घंटे करवाने, इतना मेरा वर्क हो जाएगा। ठीक है, 15 आदमी हो गए। अब कह करा कि 6 दिनों के बाद वह 5 और आदमियों को जोड़ता है। मतलब ये रिलेशन जो आपका चल रहा है 6 दिनों तक आपके चलेंगे। यानी हमारे जो है 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन और ये 6 घंटे तक। 15 आदमी यहां पे 24 दिन लिखे थे तो 6 दिन हो गए और 8 घंटे प्रतिदिन हमको काम करवाना। 6 दिन हमारे बीत गए। 6 दिन जब बीत गए तो अब कह रहा है कि वह 5 और आदमियों को जोड़ता है। तो 15 से कितने हो गए भाई साहब? 15 से हो गए 20 आदमी। ठीक है, लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे को घटाकर प्रतिदिन 6 कर देता है। मतलब हम जो है अब 8 घंटे पर डे कर रहे थे, अब हम 6 घंटे पर डे करेंगे। और हम कितना समय लेंगे यानी कितना दिन लेंगे ये हम टी मान लेते हैं। तो ये पूरा जो है हमारा इधर वर्क और इधर वर्क दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि सभी आदमी पूरे समय एक ही क्षमता के अनुसार काम करता है तो शेष काम पूरा करने के लिए कितने और दिनों की आवश्यकता होगी। ये जो शेष काम है हमारा टी दिन मान लेते हैं। अब आप देखो यहां पर 5 से सबको लगाओ, 5 से 3 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। ठीक है, और क्या है सबके पास? 6, 6 और 6 से 4। और क्या है सबके पास? 4 सबके पास। 4 से 1 बार में, 4 से 2 बार, 4 खत्म। तो 8 ये हो गए 24 बराबर 6 प्लस टी। तो टी बराबर 24 में 6 गया तो 18 दिन आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ गए ना? कभी कभी क्लास रुक के चलता है। ओके, अगले सवाल में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है हमारी 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है और वृत्तों के खंडों को कवर करने के लिए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहां पर ज्ञात करने। यानी जो है आप देख लो पहले से 10, 24 और 26। यहां पे हमारा क्या है? 10, 24 और 26 यहां पे हमारा इसलिए है। ठीक है, फर्जी आईडी बना के जो है पहुंच चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, आप जो है लगातार करते रहो। ये सब तो चलता रहता है मेरे दोस्त। चलिए, तो कह रहा है कि जो है सबसे पहले 10, 24 और 26 यहां पर हमारा जो है 10, 24 और 26 ये ट्रिपलेट है। तो आपका ट्रिपलेट है 10, 24 और 26। 10 हो गए, ये 24 हो गया और ये आपके 26 हो गए। ठीक है, तो प्रत्येक शीर्ष पर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा गया। यहां पर हमने एक सर्किल खींच लिया और इसका रेडियस कितना रख रहे हैं? 4.2। यहां हम एक खींच ले रहे हैं, यहां पर हम खींच ले रहे हैं, तो सब में 4.2 हम रख रहे हैं। यहां पे 4.2। सबसे पहले हम जो है इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो आप देख रहे हैं ना शेडेड पोर्शन, ये आपको चाहिए। मतलब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन की अगर हम बात करें, शेडेड पोर्शन भाई साहब, तो यहां पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मेरा हो गया। और उसके बाद जो है हम 3 को सेक्टर यहां पर जो है मुझे निगेटिव कितनों करोगे ना, मुझे उतना गुस्सा हाईवे नहीं करता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? अब है 2-4 बेचारे जो है परेशान हैं, वो परेशान अपना लगे हुए हैं दूसरे आईडी से, अपना किसी तरह से जो है किसी तरह पढ़ाई पर जो है इफेक्ट करवाएं, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो हंस रहा है वो विद्यार्थी, वो आदमी जो है बैठ के कुर्सी पर वहां से हंस रहा है। देख रहे हो तुम लोग को? दिख रहा है? बेचारा परेशान आदमी चल रहा है, तकलीफ, अंदर से दर्द, पीड़ा। ठीक है, तो ये दर्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहां पर जो है 2 से हमने यहां पे काट दिया तो ये 120 आ गया आपके। अब यहां से माइनस करें तो यहां पर जो है आपका 3 को जो है हम त्रिस्खंड लेने वाले हैं। 3 त्रिस्खंड, ये वाला, ये एक और 3। तो 3 त्रिस्खंड में तीनों एंगल हमारा कितना होगा? 180 डिग्री। 180 बटे 360 गुने
पाई, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 4.2 और 4.2 इतना हमारा हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो है आप 180 को 2 बार में यहां कैंसिल कर लो, 2 से 11 और यहां आप 2 पॉइंट हटा लिए तो ये 100 हो गया, 7 के आपके 42 हो गए। ठीक है, इतने हमारे हो गए। अब मेरे पास 11 गुना 42, 11 गुना आपके जो है 6 दूने 12 और 6 चौका 24 और 1 24 1 25 यहां पर हो गए बटे 100। तो अगर आप जो है इसे जरा सा डिवाइड करोगे तो 2 5 2 7 हो गए और 5 2 फिर 7 और ये 2 यानी जो है 27.72 आपको यहां पर घटाने होंगे। 27.72 अगर आप इसमें घटा लेते हैं तो आपके पास निष्कर्ष क्या निकल के आएगा। 120 में अगर हम 20 पहले घटा लें तो मेरे पास 20 घटा लिए, फिर उसके बाद 7 घटा लिए और 7.2 यानी जो है हमारा 28 बचेगा और 93 था तो उधर निकल गया तो एक 92 बच गए यानी 92.28 बच गए। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, सी जो है इस क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी राजेश गुप्ता आयुष, ठीक है, बहुत बेहतरीन। 92.28 आपका जो है करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन बेचारा जो है मेरा अभी जो है वीडियो देख रहा होगा, एक एक क्वेश्चन बेचारा देख रहा है, परेशान है बेचारा एकदम। ठीक है ना, जिंदगी से परेशान आदमी। चलो यहां पे आ जाओ। पहला विकेट गिरा है ना, इसीलिए 6x + 8y + 11 बराबर 0। एक वृत्त का समीकरण लेना है यहां पर। ठीक है ना, समझ रहे हो भाई साहब, वृत्त का समीकरण लेना है। तो वृत्त का समीकरण यानी जो है आप वृत्त का समीकरण आप कंपेयर करोगे, उसका समीकरण क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल फॉर्म होता है, सर्किल का जो है यह जनरल फॉर्म होता है हमारा। तो अगर इसका कंपैरिजन उससे किया जाए तो हमारे पास देखो x² y², अब 2g के जगह पर कौन है, 6 है, 2f के जगह पर कौन है, 8। तो 2g बराबर 6 तो g बराबर हो गए 3 और 2f बराबर 8 तो f बराबर आपके हो गए 4। तो सेंटर जो है हमारा इसका जो है अगर सेंटर की बात करें तो -g और -f होता है। तो हमारा सेंटर जो हो जाएगा वो आपका -3 और -4 हो जाएंगे। तो एक तो यहां पर दिख रहा है। उसके बाद हमें रेडियस की जरूरत है, तो इसमें रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, √g² + f² - c होते हैं, यही हमारा रूल होता है। तो यहां पर √अंडर हम लगा देंगे, g² का कहने का मतलब क्या है, हमारे g जो है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस c कितना है, c के जगह पर 11 है, 11 हमने रख दिया, 9 5 14 यानी √14। तो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ गए ना, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निगेटिव बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई साहब। जब तक आपका आलोचना करने वाला ना हो, जब तक आपके आलोचना करने वाले आदमी ना हो तो आपका जो है विकास जो है ना आपका रुक जाता है। तो 2-4 कांटे जो है मजबूत होने चाहिए आस पड़ोस में। आइए अगले सवाल पर, 9 नंबर सवाल है, कह रहा है कि कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंपल इंटरेस्ट, एसआई के बारे में बात कर रहा है। तो पहला जो है हमारा, पहला क्या कर रहा है कि अगर 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% की दर से 1,200 रुपये होता है क्या, तो आप निकाल के देखो, एसआई बराबर पी यानी 8,000 3 × 5/100। तो यहां हमने काट लिया और 15 8 120 यानी 1,200। तो बिल्कुल सही है हमारा। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, करा यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह 6 वर्ष में क्या 1.5 गुनी हो जाएगी, ये स्टेटमेंट क्या सही है। तो मेरे भाई इसके लिए तो रूल भी आता है, n1 - 1 t2 बराबर n2 - 1 t1। ठीक है, तो n1 कहने का मतलब 10 वर्ष में दुगनी, 2 - 1 ये हो गए आपके x मान लेते हैं, और n2 मतलब 1.5 गुनी आपको चाहिए, और t1 10। अभी हम 6 वर्ष में होगा कि नहीं होगा उसको हम निकालना चाह रहे हैं। यहां पर x हो गया और यहां पर 0.5 गुना जो है आपका 10 यानी 5 वर्ष हो जाएंगे। तो ये जो 6 वर्ष लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या करा, ये दूसरा था हमारा, ये पहला
और तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कर रहा है, 5 वर्ष में अगर 2.5 गुना करने के लिए आवश्यक साधारण ब्याज 30% होगा क्या। तो आप देखो अमाउंट अगर आप जो है 1 गुना लोगे, अगर प्रिंसिपल की बात करें, अगर 1 रुपया है तो अमाउंट आपका 2.5 है, तो इसका एसआई कितना होगा, एसआई होगा 1.5 गुना। ठीक है, तो 1.5 गुना हमारा एसआई देखते हैं आता है कि नहीं 1.5 गुना। एसआई बराबर होते हैं पी आर, आर हमारा कितना है 30%, पी आर टी 5 वर्ष और बटे कितना 100। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1.5 आता है जो यहां पर आया हुआ है। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो पहला और तीसरा कौन से है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा, हाँ टुट्टू का जो है सही है और सौरभ का भी, अदिति, आयुष, पहला और तीसरा जो है आपका सही दिया हुआ है। कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर अगर आधार व्यास ले यानी रेडियस आपका 30 हो जाएगा, और हाइट अगर हम 10 ले ले तो एक बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया, तो भाई H/H+R ही होते हैं, ये दोनों का रेशियो आप याद रखो इतना होता है हमारा। ठीक है, तो H हमारा कितना है 10 और ये 10 प्लस रेडियस हमारा 30, तो 10 बटे आपका 40 हो गया, यानी रेशियो आपका 1:4 निकल के आ गया। सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो गए। सी नंबर ऑप्शन यानी 1/4 सही है आपका। टुट्टू का जो है सी, और जिन बच्चों का सी आ रहा है बिल्कुल सही है। ये आप 2πRH होता है ना, 2πR इंटू H+R, 2πR कैंसिल हो जाता है तो इतना ही हमारा बचता है दोनों का रेशियो। अगला सवाल देख लेते हैं। 6 घंटियां हैं आपके पास, 7:59, मतलब 8 बजने में 1 मिनट कम। वे क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। वे सुबह 8:16 बजे तक एक साथ कितनी बार आपसे बजेगी, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है इसमें। तो यहां पर जो है आपको, यहां पर आपको जो है 7:59 से अगर हम बात करें, 7:59 से 8:16 तक, 8:16 हो गया और 7:59 हो गए, तो 16 और 1 17 मिनट हमारे पास है, 17 मिनट आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले ले एलसीएम, 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो एक साथ वह फिर से कितने देर में बजेगी ये पहले मालूम कर लेते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15 का अगर हम एलसीएम ले तो मेरे भाई जो है 15, 8, 120 से ये नहीं लगेगा, 9 दूनी 18, यानी 180 पर ले ले, 180 हो गया हमारा, 180 सेकेंड हमारे हो गए। 180 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट। ठीक है, तो आपके पास 17 मिनट है भाई साहब, और आप जो है 3 मिनट यानी जो है आप कितनी बार, ये कह रहा है 6 घंटियां 7 मिनट क्रमशः इतना सुबह इतना बजे एक साथ कितनी बार बजेंगे, तो इतना लिख लो आप। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं, +1 कर देते हैं। जितनी बार आप बजते हैं उसमें हम +1 तो करते ही करते हैं। तो यहां पर हमारा जो है 17/8 यानी कितना आप बोल सकते हो इसमें, 5.6 कह सकते हो, 6.6 टाइम आ गया। तो भाई साहब जो है नहीं, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 17 मिनट आपके पास है और 3 मिनट, हर 3 मिनट पर वो बजेंगे, तो आपको 6.6, आप कहोगे 1 कैसे जोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सुबह 7:59 बजे छोड़ कर लिखा हुआ है, तब तो आपको 1 नहीं लिखना पड़ेगा, तब आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर शुरुआती पॉइंट को अगर छोड़ दीजिएगा तो 1 जोड़ने की जरूरत नहीं, तब तो 5.6 ही सही है, यानी आपके जो है यहाँ पर सही है, 633 आता रहेगा आपका। हाँ, छोड़ कर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं रहता वो लिखा हुआ तो +1 हमको करना पड़ता है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक समलम चतुर्भुज हमारा पास है, समलम जो है इस टाइप से दिया हुआ है हमारा, AB जो है CD के पैरेलल है और विकर्ण AC हमने डायगोनल ले लिया, और ये BD डायगोनल वो O पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, और एंगल COD का जो एरिया है वह 8 दे रखा है, एरिया ऑफ COD, और एरिया ऑफ जो है आपको क्या निकालना है, AOB निकालना है।
फिर कह रहा है यहां पर ए बी जो है सी डी का डबल है, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 है। तो भुजा में जो है 1 और 2 का रेशियो दे रखा है, तो एरिया में उसका स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब। जो सिमिलर, ये दोनों तो सिमिलर ही होंगे ना हमारा, तो 1:2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1:6 बार ना सर, नहीं 6 बार नहीं भाई, वहां पर लिखा हुआ था कि वो 7:59 जो एक बार जो वो शुरुआती में होता है उसको छोड़कर बोल रहा था। ठीक है, तो 1:4 हो गए। तो 1 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 8, तो 8 चौका आपके 32 हो जाएंगे। यहां पर हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए 32 32 32 सबका सही है, 32 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि ए और बी का रेशियो 4:2 आपके 5 दे रखे, और 6 वर्ष के बाद, यहां से 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो 6 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात क्या था? ठीक है, देख रहे हो ना मेरा वीडियो, देखो देख रहा है भाई आदमी सब जो है ना, बैठ के जो है अपना देख रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो है जो विद्यार्थी नहीं भी है वो भी मेरा वीडियो देखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम जो है। तो ये हमारा 4:5 और 5:6 है हमारा। 6 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात याद करें, 6 वर्ष पहले। एक बात आप हमेशा याद रखो, 6 वर्ष बाद उधर गए और 6 वर्ष पीछे आए, तो आप इसमें और इसमें गैप देखो कितना का है, 1 का गैप है, तो आप 1 इसको पीछे कर लो, यानी 4 का हो जाएगा 3 और 5 का हो जाएगा 4, यानी ये आंसर आने वाला है। समझ रहे हो? 6 वर्ष जो है आगे बोला तो 1 का गैप, तो 6 वर्ष पीछे भी बोल रहा है तो 1 ही का गैप चलेगा आपका। तो यहां 4 5 था तो 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। आप इसे प्रूफ कर भी सकते हैं। यहाँ देखो, यहां वर्टिकल गैप कितने का, 1 का है। 1 का वैल्यू यहां कितना दे रखा है 6, तो आपका 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ये भाई साहब 1 का आ गया, और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपके 30 हो गए बी का वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें जो है 6 साल पीछे जाने होंगे, तो 6 साल पीछे मतलब पास्ट में जाना है। तो 24 में 6 घटा दिए 18 हो गए हमारे, यहाँ 6 घटा दिए तो हमारा जो है 24 हो गया। तो यहाँ पर रेशियो निकालोगे 3:4 मिल जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3:4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जब भी लाइव आवे तमाम बच्चों से ये अनुरोध है कि इस सेशन को शेयर करें। आप लोग बहुत सारा ग्रुप में रहते हैं, तो सेशन को शेयर करने के बाद होगा क्या कि थोड़ी सी जो है तो लोग जानेंगे कि हम भी एक टीचर हैं भाई साहब। ठीक है, बाद बाकी देख ही रहे हो कि जो है क्या बोले आप, 3:4 इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक और बेहतरीन सवाल, और आप लोग बताते रहना कि आज का जो है क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा क्वेश्चन को मतलब कहा जाए। तो किसी बिंदु ए से जो है आपको 7 यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। उसी बिंदु से वृत्त पर एक इंटरसेक्ट लाइन आपको दे रखा है, मतलब ये हमारा हो गया। और त्रिज्या वाले वृत्त पर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, एक छेदक रेखा खींची जाती है जो वृत्त पर BC को जो है काटती है, और बिंदु BC की तुलना में ए निकटतम है। मतलब हम ऐसा कर ले, यहां से जो है इस तरह से ले लेते हैं, यहां से छेदक रेखा, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका बी और ये सी, तो बी ए के ज्यादा निकट पहुंच जाएगा। यहां से हमने एक यहां पे स्पर्श रेखा खींच लिया, बिंदु ए से जो है एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, इसका कोई नाम है क्या, ए बी तो आपको 14 दे रखा है। ठीक है, और बी सी की लंबाई आपसे x मान लेते हैं, ये नाम नहीं दिया तो p ले लेते हैं। ठीक है, p देते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई 21 यूनिट है, यानी ये जो a से लेकर p तक होगा 21 होगा। तो आप तो ये 10th क्लास में जानते हैं, AP स्क्वायर बराबर होते हैं AB या गुना AC, इतना तो सब कोई जानता है। तो 21 गुना 21, और AB का मतलब हो गया 14 और AC का मतलब हो गया 14 प्लस x हो गए। तो आप 7 × 21 7 दूने 14, यानी 14 प्लस x बराबर आपके हो गए 63/2। तो 14 प्लस x बराबर, अगर आप 63 यानी अगर 62 रहता तो 31, 31.5
तो 31.5 में अगर हम घटा लें यहाँ पर, तो 14 पहले अगर हम निकाल लें, 14 दूने 28, तो 14 बच गया और 3 यानी 17.5 हो गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जो है 17.5 आ जाएगा। 17.5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, जो इसको जहां जाना है वो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है आपको 17.5 हो जाएगा। ये बहुत पहले से ही जो है आप सबको रूल पता है। आइए अगले सवाल पर। कह रहा है कि कोई व्यक्ति धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में 55 किलोमीटर 5 घंटे में वो तय करता है। तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम अप स्ट्रीम में जाएं, तो अप स्ट्रीम में मेरा जो है 55 किलोमीटर 5 यानी हम 11 की स्पीड से जा रहे हैं। धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में जो है हम 75 जा रहे हैं 3 की स्पीड से, यानी हम 25 की स्पीड जा रहे हैं। उसे स्थिर जल में, स्थिर जल मतलब स्टिल वाटर, यानी बी हमें चाहिए। तो यहां से पहले बी निकालने के लिए आप रूल जानते हो, डी प्लस यू बाई 2। तो 25 और 10 35 और 1 36, 36/2 का मतलब 18। तो हमारा जो नाव है वो 18 की स्पीड से जा रहा है और वो 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर दूरी 96 और 18, तो 18 पचे तो भाई साहब 90 हो जाएंगे और 6/18 मतलब 1/3। तो 5 घंटा और 20 दिए 60 यानी 20 मिनट। 5 घंटे 20 मिनट यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 5 घंटे 20 मिनट आपको यहां पर समय लगने वाले। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब 4 को तो रूले होता है भाई साहब। यहां हमारा जो है अगर हम बात करें कि जो है बी से, तो बी मतलब होता है हमारा स्पीड ऑफ बोट स्टीम इन स्टिल वाटर, डी प्लस यू बाई 2। अगर हम स्ट्रीम की बात करें, स्पीड ऑफ स्टीम, तो डी माइनस यू बाई 2 हो जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पर जो है डाउन स्ट्रीम के, तो बी प्लस एस हो जाते हैं और अप स्ट्रीम का मतलब बी माइनस एस हो जाता है। ये 4 रूल ही तो हमारे जो है नावधारा में होते हैं। ये कितनी बार हम पढ़ा चुके हैं, ये सवाल को जो है कितनी बार हो चुका है और यहां पर रिपीटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक आप यहां पर देख लो पूरा। इस यहां पर ले रहा है आर पी और ये हमारा क्यू हो गया। ठीक है, यहां से ये यू हो गए, ये हमारा टी हो गया और ये हमारे एस हो गए। तो कह रहा है कि भुजा क्यू आर और आरपी को क्रमशः एस टी यू पर जो है स्पर्श करता है। पी क्यू आपको 15 दे रखे हैं, ये हमारा जो है 15 दे रखा है। ठीक है, क्यू आर अगर ये 10 दे रखे हैं हमें, आरपी हमको दे रखा है 12। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई पीएस निकालो। पीएस का मतलब ये वाला वैल्यू पीएस, फिर उसके बाद क्यूटी ये वाला चाहिए हमको, और आर यू ये वाला चाहिए। ये आप सवाल में, और इस तरह के सवाल आपको 9th क्लास में मिलेंगे ज्योमेट्री में। तो हम किसी को एक्स मान लेते हैं। अगर आप कहोगे डिटेल से तो डिटेल से भी चल लेंगे, इसका शॉर्ट भी आता है। कौन सा मेथड चले भाई साहब, पीएस ही निकाल लेते हैं। तो यहां पर हमारा जो है ये एक्स हो जाएगा, तो ये हमारे 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ये भी हमारा 15 माइनस, क्योंकि जो है हमारे टेंजेंट बराबर होते हैं, 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स हो गए हमारे, ये हो गया 12 माइनस एक्स हो गया, ये भी हमारे 12 माइनस एक्स हो गया। अब आर और क्यू आप जानते हो, आर क्यू यानी ये दोनों मिलके 10 के बराबर होगा, यानी 15 माइनस एक्स और प्लस 12 माइनस एक्स बराबर 10 के बराबर। ठीक है, तो एक्स एक्स हमारा उधर जाके 2x हो जाएगा। 2x 15 12 हो गए आपके 27, 27 में 10 घटा देंगे तो आपके 17 हो जाएंगे। तो x का वैल्यू यानी आपके जो है 8.5 हो जाएगा। x मतलब PS का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो PS हमारा 8.5 यहां पर दिख रहा है। अब फिर QT हम निकालेंगे, QT आप निकाल लो यहां से। तो QT कहने का मतलब 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 8.5, 8 7 15 यानी 6.5 हो जाएंगे। QT आपका 6.5 हो गया। फिर क्या निकालना है, यहां पर R और U निकालना है।
तो आर और यू मतलब 12 माइनस एक्स, एक्स मतलब 8.5, तो आपके जो है 3.5 हो जाएगा। तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपके जो है सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8.5, 6.5 और 3.5 ये बहुत बार सवाल रिपीटेड हो चुका है। और अगर इसका जो है और शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको पूछ क्या रहा है, जैसे ये पीएस पूछ रहा है, ठीक है, तो आप पीएस निकालना चाहते हैं, पीएस निकालना चाहते हैं तो सबको एक बार जोड़ लीजिए, मतलब ये सब पैरीमीटर पहले निकाल लीजिए। तो पैरीमीटर आपका कितना होगा, पैरीमीटर आपके 15, 10 और 12, 15, 10 और 12, तो ये आपके हो जाएंगे 37। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पैरीमीटर का आधा कर दो, पैरीमीटर का आधा माइनस पीएस निकालना है तो इसको आप घटा लो, यानी आर क्यू को, आर क्यू आप घटा लेना। तो आप देखो यहाँ पे 37/2 में हम 10 घटाएंगे तो 17/2 मिलेगा, तो क्या हमको 8.5 नहीं मिल गया? तो ये रूल आप आजमा लो, इसमें पीएस निकालना है। तो इसी तरह से आपको जो है क्यूटी निकालना है, तो क्यूटी बराबर फिर पैरीमीटर का आधा करके उसके सामने में कौन है भाई साहब, आरपी, आरपी घटा लेना। ठीक है, फिर आपको जो है क्या निकालना है, यूआर, तो यूआर निकालने के लिए आपको वही पैरीमीटर का आधा और उसके सामने में कौन था, उसके सामने में आर क्यू है, तो आर क्यू घटा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके अच्छा इसके सामने में तो ये है पीएस, पीएस घटा लेंगे, तो आप निकाल लो यहां से। तो ये थोड़ा सा जो है शॉर्ट आपका काम करेगा इसमें, समझ गए ना, एक बार आप निकाल लो बस, पैरीमीटर पैरीमीटर आधा करते करते सब जो है निकल जाएगा। ये शॉर्ट तरीका आपका यहां पर हो जाएगा, समझ रहे हो? इन सब चीजों को लिख लेना, इन सब चीजों को यहां पर लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और डिटेल में तो आप इतना करेंगे, डिटेल भी उतना बड़ा नहीं है। ये सवाल आप आ जाओ, कह रहा है कि एक आदमी जो है, इसको आप बहुत बढ़िया सवाल है ये, एक आदमी प्रत्येक माह 20 केजी चावल और 8 केजी गेहूं का उपभोग करता है। आप देखो जरा सा, अगर हम चावल की बात करें, राइस और वेट की बात करें, तो यहां पर जो है क्वांटिटी की बात करें तो 20 केजी हम खाते हैं राइस, और वेट जो खाते हैं वेट हमारा कितना है, ये हमारा 8 केजी है। ठीक है, रुपया की बात करें कि कैसे हमें मिलता है, तो यहां पर कह रहा है कि चावल का जो मूल्य है गेहूं के मूल्य का 20%, 20% कहने का मतलब अगर हम इसे 5x रुपया दे तो ये x रुपया में मिल जाएगा। 20% होता है ना 1/5, ये 5 तो ये x। अब बिल बनेगा कैसे, तो ये 20x और ये 8×5 40x। तो कह रहा है कि बिल हमारा जो है टोटल, बिल हमारा टोटल 300 रुपया का व्यय होता है। यहां तक पहले पढ़ लिया हमने। तो 40, 20, 60 6 से भाग देंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा, x का वैल्यू 5। यानी जो है ये मजेदार लगा सर। हाँ, अगर आप रेगुलर जो है ना जुड़े हुए रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जो है इंप्रूवमेंट हम करवाएंगे ही करवाएंगे, नया चीज आपको जानकारी देंगे ही। और एक पतली वाली कॉपी आप बनाओ, डिस्कशन लिखो, सेट नंबर 352, 352 में आपने क्या चीज सीखा उसको नोट करना है, फिर आगे बढ़ना। कल 353 नोट करेंगे, 353 में जो बातें आपने सीखी है। तो होगा क्या कि जो पेज आपके पास अवेलेबल रहेगा क्वेश्चन, उसमें नया नया चीज आपका इंप्रूवमेंट होते जाएगा आपका, और आगे आपको मदद मिलेंगी जब एक जानकारी के जो है मतलब पूरा हो जाएगा तब जाके। तो इसका कहने का मतलब हुआ 5 रुपया, 5 रुपया हमारा जो है ये राइस के लिए, और 25 रुपया हम जो है खर्च करते हैं। मतलब हम राइस के लिए जो है 5 रुपया खर्च करते हैं और वेट के लिए, गेहूं के लिए 25 रुपया हम खर्च करते हैं। अब आगे पढ़िए, यदि गेहूं के मूल्य में आप 20% की वृद्धि हो जाती है तो 300 के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल के जो कंजम्पशन है, हमारा खपत है, उसको कितने प्रतिशत कमी करने की आवश्यकता है, ये कह रहा है। तो ये 25 अब 25 नहीं रहेगा, अब मेरा जो नया रेट हो जाएगा, न्यू रेट, वो हमारा हो जाएगा 25 का 20% बढ़ाओगे तो 30 हो जाएगा, 6/5 यानी 30 रुपया हो गया। लेकिन ये अपना स्थिर है 5 रुपया के हिसाब से। तो अब कह रहा है कि ये जो 20 केजी आप चावल खाते हो, गेहूं तो 8 केजी खाएंगे ही खाएंगे, चावल आप 20 केजी में से कितना कम करोगे। अब नए तरीके से फिर सोचना पड़ेगा। राइस और वेट की बात करें,
ये हम मान लेते हैं x, x तो मान चुके थे, कुछ और दूसरा मान k मान लेते हैं, और ये 8 kg तो हम खैबे करेंगे। ये बात हो गई। अब ये 5 रुपये की दर से और ये 30 रुपये की दर से, अब मेरा बिल कितना बनेगा 5k प्लस 240, और कह रहा है कि 300 रुपया हम पहले खर्च करते थे, अभी भी हम 300 ही रुपया खर्च करेंगे। तो k बराबर यहां पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे। 60 को 5 से भाग देंगे 12। तो पहले हम 20 kg खाते थे, पहले हम 20 kg खाते थे, 20 kg, अब हम 12 kg ही खा रहे हैं। तो 8 kg तो मेरा जो है घट गया है, कितने पर 20 पर, गुना 100, यानी जो है हमारा परसेंटेज जो है डिक्रीज कितना है, तो 8 पचे 40% हमारा परसेंटेज डिक्रीज है। मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। एक बार पहले हमने जो है एक्स का वैल्यू निकाला कि हमारा रेट आखिर क्या है, उसके बाद नए रेट से काम किए और हम कितना केजी अभी खा रहे हैं, वो 12 केजी आ गया। 20 केजी से डायरेक्ट 12 केजी, मतलब 40% हमने राइस का जो है कंजप्शन यानी खपत कम कर दिया है। ये बात हो गई यहां पर। आगे बढ़िए। एक वर्गाकार मैदान का जो है यहां पर क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1764। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो 1764 वर्गाकार मैदान का दे रखा है, ये हमारे हो गए। तो इसका भुजा क्या होगा, तो रूट अंडर 1764 जो है 42 का होता है। ठीक है। अब कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की 1/3 है। ये हमारा आयताकार पार्क की चौड़ाई, उसका 1/3, 42 का 1/3 अगर करोगे तो आपको कितना मिलेगा 14। ये उसका, अब इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी, 42 दूने 28 हो गए। अब कह रहा है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का लागत आपको चाहिए। तो इसका एरिया आप निकालो, 14 गुना 28, ये इसका एरिया हो गया, और प्रति वर्ग मीटर यानी जो है 15 रुपये की दर से आप इसका कॉस्ट हो जाएगा, उसको समतल कराने का टोटल कॉस्ट इतना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है आपकी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप 14-15 गुना करेंगे तो भाई डिजिटल सम ही लगा लो। यहां पे सोचो डिजिटल सम, 4 1 5, 8 2 10 मतलब 1, 5 1 6, 6 5 30 यानी 3 आएगा। कौन है जिसका 3 आएगा, 4 2 6 नहीं होगा, 9 खत्म, 4 2 6 ये भी नहीं होंगे, 8 8 16 5 21, 21 का डिजिटल सम आपका कितना होता है 3 होता है, यही होगा आपका। यानी इसको गुना करेंगे तो 5880 आपके यहां पर आएंगे। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 5880 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरती सिंह बहुत देर के बाद आ जाइए। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो सबको समझ में आ रहा है क्या। सुरेंद्र जी का कहना है कि सी नंबर ऑप्शन। अनिल 5880, ठीक है। नीरज यादव, आयुषन सी, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं, 19 नंबर पे। कह रहा है कि ये तो आज ही जो है अशोका बैच में मैथ टारगेट में हमने पढ़ाया, ठीक है। नो सर पहले से, अच्छा कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। तो पहला नंबर 360 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो मेरे भाई 360 का मतलब हो जाता है 9 गुने 4 गुने 10। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 5, यानी 2 मिलेंगे 3 बार, 3 मिलेंगे 2 बार और 5 मिलेंगे 1 बार। ये हमने कर लिया। अब हमको कह रहा है कि गुणनखंडों की संख्या 24 है क्या, फिर गुणनखंडों का योगफल 1170 है क्या। ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। हालांकि आज जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। बट फोन में देखने और आंसर टाइप करने में भी हो रहा। अच्छा ठीक है सर, आप समझाएं और हम लोग नहीं समझे, ऐसा नहीं हो सकता है। वाह बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो है आज ही हमने मैथ्स, अशोका मैथ्स टारगेट जो 12 बजे चलता है, 8 रूल बताए थे। 8 रूल हमने जो है आज ही सेम, देखो ये और आज क्वेश्चन भी है। तो हमने बताया था कि उसमें कि नेचुरल नंबर है, ए का पावर हमने ले लिया p, बी का पावर हमने ले लिया q, सी का पावर हमने ले लिया r। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेते हैं तो उसमें जो है हमने बताया था नंबर ऑफ, अगर प्राइम फैक्टर आपको चाहिए
तो सारे पावर को जोड़ देने होते हैं इस तरह से। दूसरा रूल हमने बताया था कि नंबर ऑफ अगर ऑल फैक्टर्स चाहिए या डिवाइजर्स चाहिए तो हम सब में एक एक जोड़ कर पावर में सब में एक एक जोड़ कर यहां हम गुना कर लेते हैं। तो हमको अभी इसी की जरूरत है। और तीसरे चीज की क्या जरूरत है? तीसरे है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, यहां पर दो, जैसे आप a है तो a का पावर 0 प्लस a का पावर 1, ये आपको a का पावर p तक जाना होता है, ठीक है। फिर गुना b का पावर 0, b का पावर 1, इस तरह से b का पावर q तक जाना होगा। इसी तरह से आगे करेंगे। तो हमें जो अभी जरूरत है, इस दो रूल की जरूरत है। अगर आप रूल जानते हैं तो आप आराम से जो है ये काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स चाहिए, तो ये हमने देखो यहां पर कर लिया है। तो हमें नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स चाहिए। ऑल फैक्टर्स तो हम क्या करेंगे, यहां 3 है तो 4 लिखना होगा, यहां 2 है तो 3 लिखना होगा, यहां 1 है तो 2 लिखना होगा। देख रहे हो ना, रूल जो हमारा है वो सब में एक एक जोड़ कर आपको लिखना है। 4 3 12, 12 दूने 24। तो ये तो 24 कह रहा था, बिल्कुल सही कह रहा है वो। पहला जो है हमारा बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरे पॉइंट में आते हैं, ये वाला पॉइंट में। तो यहां पे हमने जो है किधर गया, ये हमने तीसरा रूल लिखा है, ठीक है। इसको पहला बना देते हैं, इसको दूसरा, नहीं तो तुम लोग पहला और दूसरा समझोगे कि वो है। ये हमारा हो गया। अब दूसरे रूल में हम लोग को जो है, ये हमारा जो है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हमें चाहिए। तो ऑल फैक्टर्स में क्या 2 3 पार है, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। फिर उसके बाद गुना 3 2 बार है, तो 3 का पावर 0, 3 पावर 1, 3 का पावर 2। और फिर 5 1 बार है, तो 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 8 4 12, 12 2 आपके जो है 14 और 1 15 हो गए। यहां हमारा 9 9 3 12, 12 1 13 हो गए। और यहाँ 5 1 6 हो गया। इतनी बातें हो गई। तो 13 7 91, 9 अरे 13 नमा 117, 15 6 90 हुआ, 90 गुना 13, तो 13 नमा 117 होता है। 1170 आ गया। और यहां भी 1170 का रहा है, मतलब दूसरा भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो बी नंबर ऑप्शन में इसको टिक आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन, टिक टू बी, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा। आज ही हम पढ़ाए थे, बताओ, आज ही हम पढ़ाए और आज ही क्वेश्चन यहाँ पे। टोटल 8 गो रूल उसमें पढ़ाए थे, यहाँ पर हालांकि 2 का इस्तेमाल था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक पिरामिड जो है, आधार उसका समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक कोण जो है आपके 24 दे रखे, और पिरामिड का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। टोटल सरफेस एरिया यहां पर चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस हो जाते हैं। एरिया ऑफ बेस यही होता है हमारा, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया में हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस तो आराम से निकल जाएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये निकल गया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई साहब, कर्व सरफेस एरिया बराबर 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट होता है, ये हमारे होते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया की जगह हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, तो समबाहु त्रिभुज है 3a हो जाएगा, 3a की जगह भुजा 8, और उसका स्लेंट हाइट आपका कितना दे रखा है, स्लेंट हाइट आपके 24 दे रखे हैं। तो यहां पर 24 हमने रख लिया। अब आप कैलकुलेशन करके देखो, यहां 2 से हमने 4 काट लिया, ठीक है, 4 3 12, ये हो गए 12 गुना 24, ठीक है, 12 गुना आपके 24 हो गए। अरे यार, यहां पे हमने लगता है कुछ गलत कर दिया है। भुजा की लंबाई 8 है, ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। 4 दूने 8, 8 दूने 16 √3 हमारे आ गए। 16 √3 कहीं है भी नहीं, नन ऑफ दीज में जाना होगा। कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है हमारा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। हाइट हमारे होते हैं, मतलब यहां पे हम 24 नहीं लिखेंगे,
हाइट चाहिए, तो हाइट तो हमें मालूम ही नहीं है भाई साहब। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर। तो एल हमारा क्या है 24 का स्क्वायर, और ये a/2 हो जाएगा। ये जब आप खींचते हो ना इस तरह से, फिगर कहाँ बना दे भाई, यहीं पर देखो छोटा सा फिगर, यहां हमने जो है इसको मिला दिया, ठीक है। अब जब हम यहां से लेंगे, यहां से लेंगे हम इस तरह से, तो इसका तो आधा हो जाएगा इस भुजा का, तो ये 4 ही रहेंगे। ये हमारा कितना 24, ये हाइट हमको चाहिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है 24 4 हो गया 28, और 24 में 4 गया 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 चौका 28, 4 हो जाएंगे, और 7 बचे आपके जो है 35 हो जाएगा। इतना मेरा हाइट हो जाएगा, 4 रूट अंडर 35। तो यहां पर जो है वैल्यू उसी का रखना है, कर्व सरफेस एरिया में हाफ इंटू पेरीमीटर बेस का 3 गुने 8, और इस हाइट के जगह पर हमें ये बात 4 रूट अंडर 35 रखने होंगे। तो यहां 2 से कर लिए 4, 4 3 12, 12 चौका 48 हो गया, 48 रूट अंडर 35। ये आपका जो है आंसर होगा, इतनी जो है यहां पर आंसर हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ हमें यहां पर हाइट निकालना था, तो हाइट हमने इतना निकाल लिया, रखने के बाद हमको इतना आ गया, और ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज में जो है इसे जाना होगा हमें। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था ये। अगले सवाल पर चलते हैं। 20 क्वेश्चन 9 बजे तक, हाँ बिल्कुल सही है, टाइमिंग भी हमारा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है कि दीपक अपनी आय का 75%, 75% मतलब 3/4 भाग खर्च करता है, जबकि करण अपनी आय का 80% मतलब 4/5 भाग खर्च करता है। ये दोनों का जो है खर्च और इनकम लिख लेते हैं। डी से दीपक हो गया, ये हमारा इनकम हो गया, और दीपक और जो है दीपक और कौन है भाई, करण। इनकम की बात करें तो 4 रुपया ये कमाता है और 3 रुपया उड़ा देता है। करण की बात करें तो 5 रुपया कमाता है, 4 रुपया उड़ा देता है। सेविंग की बात करें तो आगे कह रहा है कि दोनों में से सेविंग दोनों 7500 रुपया करता है। दोनों सेविंग कितना करता है 7500 रुपया। तो यहां पर हमने 7500 लिख लिया, ये मेरा हो गया। तो अब यहां पर कैलकुलेशन करो आप, 4 गुने 4 16, 5 गुना 3 15, तो आपके कितने हो गए 1 आ गए। यहां हम गुना करेंगे तो 75 गुना 3 मतलब 7500 गुना 3। अब सोचो 2 जीरो हटा लो, 75 गुना 3, इधर गुना करेंगे 75 गुने 4, तो आपको मिलेंगे सिर्फ 75 गुना 1 यानी 7500। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गए 7500 के बराबर हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। संजय की जो आय है दीपक और करण की आय का योगफल का 1/3 है। तो संजय का जो इनकम निकालना होगा, इनकम फॉर संजय, तो दोनों का सम चाहिए। तो भाई दोनों का सम 5 4 कितने हो रहे हैं, 5 4 आपके 9 हो रहे हैं। तो 9 का वैल्यू तो आप लिख दो 7500 गुने 9, ये टोटल हो गए। तो इसका जो है 1/3, इसका 1/3 की बात कर रहा है। तो 3 से यहां काट दिए तो आपके जो 75 दुने 225 यानी 22,500 रुपया ये संजय का जो है इनकम आ जाएगा। 22,500 रुपया संजय का इनकम आ चुका है। तो यहां तक बात हो गई। अब कह रहा है कि संजय अपनी आय का 7/9 भाग खर्च कर देता है, तो बचाता कितना, 9 में से 7 भाग वो खर्च ही कर देता है। तो भाई बचत कितना है उसका, सेविंग फॉर संजय। तो 22,500 में वह बेकार हम काट ही दिए थे, आराम से जो है निकाल लेते। जैसे इसको नहीं काटना चाहिए था, उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। जैसे 7500 था, इसका 9 और गुना 1/3। अब फिर इसी का जो है ये इनकम हो गया 7509 गुना 1/3, और इसका हमको कह रहा है 9 में से 7 खर्च कर देता है, 2 बचाता है। तो 9 9 ये खत्म हो जाएगा आराम से, और 3 से काटोगे तो ये 2500 हो जाएगा। 2500 गुने 2 तो आपके 5000 आराम से आ जाएंगे। वहां कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी आंसर हो जाएंगे। सी आंसर 5000 अदिति टिट्टू और जो है अनिल का 5000, आयुषांश 5000। बढ़िया सवाल था ये भी। यहां तक तो जो है अक्सर आप बनाते थे, यहां तक अक्सर बनाते थे, 2 लाइन जो है आपको
आगे काम करना पड़ा इसमें बस। सवाल आपके जो है एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आवे। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो, घर जाइए, उस फिर में जो जो क्वेश्चन नहीं बनाता उसको बढ़िया से 1-2 बार और पढ़िए, फिर आप जो है खुद से सॉल्यूशन कीजिए। 2 बार 3 बार आप करके देखिए, तब जब बनेंगे तब आपको जो है एक अलग प्राउड फील होगा कि भाई कुछ मेहनत करके हासिल होता है तो उसका अलग ही मजा है। आइए इस क्वेश्चन पर। 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के सिर से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यदि मीनार 57.7 मीटर ऊंची थी तो खंबे के आधार से मीनार के आधार की दूरी आपको पता करना है। तो पहला नंबर तो एक जो है आपका मीनार है, इसका जो है 57.75 दे रखा है, और एक आपका खंबा है इस तरह से, और ये भाई साहब 17.75 आपको दे रखे हैं। ये बात हो गई आपकी। इसका जो है इस पर आपको कितना डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री एंगल बन रहे हैं। तो कह रहा है कि खंबे से आधार के मीनार की दूरी बताइए आप। तो ये 17.75, तो ये भी 17.75 हो जाएगा। 17 अगर हम घटा लेंगे तो ये 40 बच जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 40 होगा, क्योंकि ये 1 है तो ये √3 हो जाता है, तो ये वैल्यू आपको 40 √3 आ जाएंगे। तो हमारा तो आधार 40 √3 आ गया। खंबे के आधार से मीनार की आधार की दूरी बता, अरे √3 1 होता है ना, रेशियो √3 और 1, तो ये हमारा जो है √3 का वैल्यू और ये 1 का वैल्यू। तो √3 का वैल्यू आपको कितना 40, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 40 √3, और जब आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा 40 √3/3। इतना आपका यहां पर आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। √3 और 1 होते हैं हमारे, तो 40 √3/3 सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, सी नंबर जिन बच्चों का है बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, भुजा आपको जो है 28 दे रखी है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा पर आधी लंबाई की, यानी ये 28 है तो 14 लंबाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त को चित्रित किया गया। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में शामिल नहीं है। ऐसा ये सुन के जो है आपको कैसा लग रहा होगा? मतलब ये क्वेश्चन देख के आपको याद आ रहा है कि 1-2 दिन पहले हम करवाए। मतलब जो है एक ट्रायंगल लेना है और इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो मतलब आप ऐसे ले लो ना, 1 2 और ये आपका 3, और यहां से इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी और सी, और आपको हमको कह रहा है कि इसमें शेडेड पोर्शन जो ये है वो हमें चाहिए। एरिया ऑफ, याद करो, कोई बताएगा इसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 2 दिन या 3 दिन पहले ही हुआ था, √3 - π/2 r² होता है। ये हमारा √3 - π/2 r² होते हैं। ठीक है, तो √3 माइनस ये 22/7 रख लें गुना 2, और यहां r² मतलब जो है 14 × 14 हो जाएगा। 28 था ना, तो उसका आधा का 14 हो जाएगा। ये बात हो गई हमारी। तो 2 से हमने 11 ले लिया। ठीक है, तो मेरे भाई जो है अब यहाँ पे क्या करो, 7 √3 यानी 7, √3 का वैल्यू 1.73 ले लो, माइनस 11/7 गुना 14 × 14, तो 7 से यहाँ पे कर दिए 2। तो आपको गुना करना होगा 28, और यहाँ पे गुना करके फिर 11 इसमें घटाना होगा। तो 7 से अगर हम गुना करेंगे तो 21, ठीक है, 51 5 पॉइंट हो गए आपके, और 7 गए 7 5 12, 12.1 में 11 घटा दोगे तो 1.11 आ जाएंगे। इतना हो जाएगा हमारा। अब आप 28 से इसको गुना करोगे, 111 × 28, तो आपके जो है अप्रॉक्स कितने आ जाएंगे भाई बता दो? 28 से कम 28, तो 28 से तो ज्यादा ही मिलेगा। अट्ठाईस से कम 28 हो गए। ठीक है, बच गए आपके 2, 28 से कम 28 2 30। ठीक है, बच गए 3, 28 से कम 28 3 31, 31.08, 31.08 मतलब सी नंबर ऑप्शन। 31.08 मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। ठीक है,
समझ गए इस बात को? तो थोड़ा बहुत जो है आगे बढ़ते हैं इस सवाल पर। बहुत ही बउआ सा सवाल है, इसको बना के फिर 25 नंबर तुम लोग बनाना, तब तक पानी पी के आते। इसके लिए तो डिस्टेंस बराबर आपने पढ़ रखा है कि S1 इंटू S2 और दोनों का डिफरेंस और टाइम का जो है तो 3.5 कहने का मतलब 3 दूने 6 7/2 माइनस इसका जो है डिस्टेंस 4 दूने 8 है 1 9/2। तो ये हमारा गुना पहले लेते हैं, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर 9/2 और इस दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे 9/2 माइनस 7/2 तो 1 आ जाएगा। और टाइम में डिफरेंस कितना है 6 मिनट उधर और 10 मिनट आपके पहले, 10 और 6 16 मिनट का यहां पर गैप हो जाएगा, जिसे 60 से भाग देकर ये कर लेंगे। तो हमारा 963/4 गुना 16/60 हो जाएंगे। ये हमने 4 से काटा, ये 15 तो 63/15 15 चौका 60 15 दूने 30 यानी 4.2 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और ये टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे पुराना सवाल है। ठीक है, पहले चाय बेचने पड़ेंगे। किस लिए चाय बेचना है भाई साहब? चाय बेचोगे क्यों? आइए इस सवाल में आप बनाकर दिखाओ, कितना सिंपल सवाल है। आप बनाओ, तब तक पानी वानी की व्यवस्था करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का क्या आ गया? -27। चलिए, कह रहा है कि पी के किस मान के लिए जो है कोई हल यहां पर नहीं दिया हुआ। कोई हल नहीं होने का शर्त क्या है? A1 A2 नॉट इक्वल टू, कोई हल नहीं ना, कोई हल नहीं। B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इक्वेशन है आपका 18 और दूसरा का जो है P हो जाएगा बराबर 36 और यहां -54 नॉट इक्वल टू 45 और 67। ये दोनों लेकर सॉल्व करेंगे तो 18 दूने 36 कट गया, 2 से काटोगे 27 यानी P बराबर -27 हो जाएगी। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और मासूम सा सवाल। अगले सवाल में आ जाइए। ठीक है, चावल और मटन खाना है भाई। तुम तो और एकदम जो है पढ़ाई के बीच में चावल और मटन की बात है। ठीक है, तो एक व्यापारी रेफ्रिजरेटर खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। ठीक है, 10% और 8% की छूट की अगर बात करोगे तो 10 + 8 - 10 × 8/100 तो 18 - 0 0 खत्म 0.8 तो 17.2%। ये पहला वाला का आया। दूसरे की बात करो, दूसरा तो 12 + 10 - 12 × 10/100 तो यहां 12 10 हो गए आपके 22 - 0 0 खत्म 1.2। तो अगर आप जो है घटा लें तो आपको कितना मिल जाएगा? 1 घटा लिए 21, फिर पॉइंट घटा लिए 0.8 20.8%। दूसरा, तीसरे की बात करो 12% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट तो 12 + 12 - 12 × 12/100 तो 12 12 हो गए आपके 24 और -144 1.44। तो अगर आप एक पहले घटा ले 23 और एक और घटा ले यानी जो है 5 6 और 22 हो जाएगा। इतना हो गया। चौथे में तो आपको 20% ही मिल रहे हैं। अब आपको कह रहा है कि किस योजना में विक्रय मूल्य सबसे कम है।
तो आप बताओ किस योजना में विक्रय मूल्य सबसे कम होगा, जिसमें छूट जो है मैक्सिमम होंगे, और छूट मैक्सिमम आपको यहां पर मिल रहा है 22.56%। इसका सीधा मतलब है कि हम तीसरे वाले में सेलिंग प्राइस कम रहेगा, यानी किधर गया भाई, तीसरा है कहां, नहीं है, तो नन ऑफ दीज में जाएंगे, तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नहीं दिया हुआ ही नहीं था, समझ गए, तीसरा हमारा होगा, तीसरा किसी में है ये नहीं, तो नन ऑफ दीज में टिक आउट कर दिए। 22.56 हो रहा है ना, तो जिसका डिस्काउंट मैक्सिमम सेलिंग प्राइस मिनिमम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात, ये सवाल तो हर कोई बना लेगा, ये 5 या 15 एक 16 बटे, यहीं पर लिखते हैं 16/5 ऑफ 4 दूने 8 3 11 बटे आपके 4 हो जाएंगे, गुना 3/11 प्लस 5 दूने 10 1 11/5 डिवाइडेड 5 2 7/5 और ऑफ 7 3 10/7 माइनस 3 दूने 6 7/3, इतना हो गया। अब आप कैंसिल कर लो, यहाँ पे 11 खत्म, ठीक है, 4 से इधर 4 खत्म, 4 3 12 बटे आपके 5 हो गए, प्लस यहाँ पर 7 7 खत्म, 5 दूने 10, तो 11 ये हो जाएगा, गुना में बदलोगे तो 2 नीचे चले जाएंगे, तो हो जाएंगे हमारे 11/10 और माइनस 7/3, इतना बात हो गया। तो हमारा जो है एलसीएम आ गए 30, तो 12 छके 72 हो गया, ये 3 33 हो गया, माइनस 3 करोगे तो 70 हो जाएंगे, तो 70 72 2 बचा, 35/30 हो गए, 35/30 मतलब 7 × 5 = 35 और 6 × 5 = 30, तो ये 7/6 नहीं दिया हुआ है, बदलोगे तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 भी नहीं दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज में चले जाएंगे, नन ऑफ दीज हमारा जो है ये हो जाएगा। नेट बिल्कुल स्लो है, क्लास चल नहीं रहा है, ठीक है, तो बाद में देख लेना, समझ गए, बोर्डवास रूल से ई होगा सर जी, ओके, तो ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं, करें कि एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए इस प्रकार के बीएसी आपका 90 डिग्री है और एडी जो है बीसी पर लंबवत। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एक हमने जो है यहां पर लिया, इसका नाम रखा बी ए और सी, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि एडी जो है यहां पर एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है और एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी आपको दे रखा है 63 और एरिया ऑफ एसीडी 7 दे रखे हैं, एसीडी का 7 और पूरे का आपका 63। एसी हमारा जो है 5 है, ये हमारे 5 हो गए, तो कह रहा है कि बीसी हमें चाहिए, बीसी को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब जरा सा ये सोचो कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये दोनों हमारा सिमिलर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होंगे सिमिलर, और सिमिलरिटी का यहां पर रूल लगा देंगे, तो पहले सिमिलरिटी का रूल लगा दो, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BAC ये वाला, और सिमिलर कर दे कौन सा ADC, ADC यहां पर कर दे। तो सिमिलरिटी में क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर उसका जो भुजा है, ADC में हमने AC लिया है और ये BC हम लेंगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हमारा BAC का एरिया 63 दे रखा है, ये 7 बराबर BC x² और AC हमारा 5 का स्क्वायर 25, तो 7 से हमने 9 बार हम काट लिया और x² बराबर हो गए 25 × 9, तो x बराबर आ गए 5 × 3, यानी आंसर जो है आपका 15 आ जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 15 इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर तरीके से जानो, जिस निष्कर्ष को आप नहीं जानते हो उन बैच के द्वारा जो है आप उसको अपना इंप्रूवमेंट करोगे। अशोका बैच है, एनसीईआरटी है, ये सब बैच करके आप जो है इंप्रूवमेंट करोगे, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो तो सबसे बेहतर विकल्प है सेल्फ स्टडी, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको थोड़ा सा जो है क्या करना पड़ता है, वो क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजों को कमांड करने पड़ते हैं और कठोर मेहनत थोड़ा सा सेल्फ स्टडी में लगता है। नेक्स्ट सवाल में आ जाइए,
कह रहा है कि 12 छात्रों का एक समूह है, भौतिकी की परीक्षा में शामिल हुआ, शीर्ष 6 छात्रों के अंकों का औसत 84.5, 6 छात्रों का जो है 84.5 हो गया, प्लस आगे जो है 6 छात्र दिए गए उसका 72.72 से 72.75, ये हमारा हो गया। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें, यहां तक की बात करें, बाद में क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, टोटल हमारा कितना हो जाता है सम। तो 6 कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, 84.50 और 72.75 जोड़ लेते हैं, 5 7 5 12, 4 2 6 1 7 8 7 15, 157.25 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 5 30 हो गए और 6 2 12, 12 3 15 बच गए, 7 6 42 1 43 4, 15 छक्के 90 90 4 943। तो 943.50 ओवरऑल आपका टोटल आ गया, ठीक है। ओवरऑल जो है आपके टोटल इतना आ गया। अब सवाल उठता है आगे इसमें क्या कर रहा है, बाद में यह पाया गया कि एक दशमलव त्रुटि हुई थी, मतलब एरर हो गया, और नीचे के जो आधे छात्रों में एक का अंक 85.2 था वो 58.2 दर्ज हो गया। तो भाई समूह का जो है सही एवरेज हमारा क्या है, तो भाई सही एवरेज निकालना पड़ेगा, सही एवरेज। तो 943.50 ये मेरा टोटल है, जो कि गलत है। तो क्या गलत है, 85.2 इसमें होना चाहिए था, वो नहीं है, कौन घुसा हुआ है 58.2। तो जो गलत है उसको निकालिए और जो सही है उसको डालिए, और ये सारी बातें कितने स्टूडेंट पर हो रही है, तो ये सारी बातें आपके जो है टोटल 12 स्टूडेंट पर आपके हो रहे हैं, ठीक है, 12 स्टूडेंट पर टोटल हो जा रहे। तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल अगर हम यहाँ पे करें 943.50, ठीक है, और प्लस 0.0 हो गए हमारे, 15 में 8 गया तो 7, और यहाँ 7 में 5 गया 2, 27, फिर 12 यहाँ पर 0.50 और 7 3 10, 4 2 6 1 7, यानी आपके 970.5, और 12 से आप डिवाइड करोगे, तो 12 से आप डिवाइड करो, 12 अठे आपके 96 हो गए, फिर 10 हो गया नहीं लगेगा, 100 हो गए, फिर 12 अठे 96 हो गया। भाई इतना देख लो 80.8 कहाँ से शुरू हो रहा है, 875, ऐसा जो है आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए 80.875, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अनिल, अमृता, नीरज, अनिल, आयुष, अमृता, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये हमारा सही था और ये हमारे गलत थे, गलत को निकाला सही को डाला। एक शंकु जिसकी आधार के समांतर 2 हिस्सों में उसको काट देना है, जिसमें ऊपरी हिस्सा कुल आयतन का 1/8 दर्शाता है। छोटे शंकु की ऊंचाई और मूल शंकु की ऊंचाई का अनुपात याद करें। इस तरह के अगर सवाल रहते हैं 1/8 तो उसका क्यूब रूट निकाल देते, 1/2 आंसर हो जाते। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो है बड़ा वाला शंकु हो गया और यहां से हमने जो है ये काट लिया, ठीक है। तो ये हमारा ऊंचाई जो है यहाँ वॉल्यूम 1 हुआ हमारा, 1 यहां तक, और पूरे का वॉल्यूम 8 हो गया। तो सिंपल सा बात है, वॉल्यूम जब आपको देगा 1:8, तो हाइट में जाओगे ना, हाइट का रेशियो, तो उसका क्यूब रूट आप निकाल देना, क्यूब रूट आप निकाल दोगे तो यहाँ पर 1:2 आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1:2 आ जाएंगे। क्या किसी बच्चे को इस थ्योरी से जो है कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि आप जब भी करते हैं ना हाइट, वहां पर क्यूब रूट में चला जाता है और वो आपका 1:2 आपके आंसर हो जाते हैं। वॉल्यूम से हाइट की बात करें तो ये भी बढ़िया सवाल है, मतलब ये भी सवाल बहुत बढ़िया था, ये तो बहुत छोटा सा हम बना दिया, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। x + y + z बराबर आपके 1 दे रखे, इसको आप सेटिस्फाइड करके देखो। 3 आदमी है और 3 आदमी जब भी जो है मिलकर 1 हो रहा है तो इसको तीनों को बराबर करना होगा। तो बराबर तभी कर पाओगे जब इसमें जो है x का वैल्यू आपको 1/3, y का भी वैल्यू 1/3 और z का भी वैल्यू 1/3 करोगे, तब जाके होंगे। ये तीनों आपस में आपको बराबर करने, 1/3 आपके हो जाएंगे। तो 1/3 अगर जब तो 1/x क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 3 + 3, इसका जो है मिनिमम वैल्यू आपको कितने मिल जाएंगे,
9 मिल जाएगा। 9 इसका जो है भाई बहुत बढ़िया, ये जो है सबको पता है लगता है, तुरंत सब लोग आंसर देना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे। आप कहोगे तो इसे डिटेल से भी सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एम और एच एम लगाना पड़ेगा बस। ठीक है, खैर ये भी मेथड सही है हमारा। 8,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 3600 रुपया हो जाता है। यहां तक बात हो गई। तो यहां तक में हमको ये बात पता करना है कि हमारा रेट क्या है, आखिर हमारा जो है रेट क्या है। तो रेट निकालने के लिए आर बराबर होता है एस आई गुने 100 बटे पी इंटू टी। तो एस आई मेरा 3600 रुपया है इंटू टी, और प्रिंसिपल जो है हमारा है 8,000 रुपया है, और समय जो हमारे पास है 3 है। ठीक है, तो इससे रेट हमारा कितना मिलेगा, 3 0 यहां खत्म, 8 3 24, 12 दूने 12 3 24, ये 2 से 5, तो 15% मेरा रेट निकल के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 15% यहां पर आपके रेट निकल के आ जाएंगे। जब रेट हमने मालूम कर लिया तो आगे देखो, यदि ब्याज की गणना प्रति 8 महीने पर अगर हो तो उसी राशि पर यानी 8,000 रुपये पर उसी ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। ये तो एसआई की बात हो रही थी। अगर आप सीआई में सोचे तो सीआई के लिए तो आपको देखो प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपया, रेट आप कहोगे कितना है, तो रेट आपके 15% हुए, 12 महीने के आपको 8 ही महीना का चाहिए, तो 8 ही महीना का चाहिए तो 10% हो जाएंगे आपके पर 8 महीने पर। ये बात हो गई। और आपको ड्यूरेशन चाहिए, तो ड्यूरेशन आपके पास कितने साल हैं, 2 वर्ष, लेकिन वह क्या 8 महीने पर कंपाउंडेड होता है, तो 8 महीने 8 महीने 8 महीने 8 है 24, यानी 3 टाइम्स आपके हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे। इतना सबको हो गया। तो अब जरा सा याद करो कि अगर हमारा जो रेट 10% रहे और 3 टाइम के लिए हो तो हमारा जो है सीआई कितना परसेंट हो जाता है, सीआई कितने परसेंट हो गए। अगर आर आपके 10% है, ड्यूरेशन आपके 3 टाइम्स है, तो सीआई कितना हो जाएगा, सीआई का रूल आर क्यू 2 डिजिट का 3r², 2 डिजिट के 3r। तो अगर आप 10 यहां पर रखोगे तो 33.1% होता है। ये मालूम होना चाहिए सबको कि अगर आपका 1 साल है तो सीआई आपके 10% ही होंगे, अगर 2 साल है तो सीआई आपका 10 दूने 20 21%, अगर 3 साल है तो सीआई आपके जो है 33.1%, अगर 4 साल है तो सीआई आपके जो है कितना 21 दूने 42 और 4.41 यानी 46.41%। कम से कम ये 4 डाटा तो कम से कम याद रखो सब लोग। 1 साल के लिए 10%, 2 साल में 21%, 3 साल में 33.1%, 4 साल में 46.41%। तो हमें ये वाला डाटा चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है सीआई जो हमारा हो जाएगा, सीआई 33.1% हो जाएंगे। तो अमाउंट कितना होगा, 100 जोड़ देंगे, 133.1%। तो अमाउंट रुपया में कितना होगा, तो आप प्रिंसिपल हमारा 8,000, उसका जो है 133.1% आप निकाल डालो। तो यहाँ पॉइंट हटाओगे 1 0 और 3 0 3 0 खत्म, 8 8 24, ठीक है 48, तो लास्ट में यही है 10,648, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग ये 2 साल में मात मत खा जाना, 8 महीने पर कंपाउंडेड हो रहा है, 2 साल में 3 टाइम्स होंगे, ये बात आप समझने लायक है। ये सब तो खाली बस जानकारी लिखे, ये सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। कह रहा है कि x+1 है, x+3 है, x+5 है, x+7 है और x+ आपके 9 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो है माध्य 20 दिया गया। माध्य कहने का मतलब 2 इधर छोड़े 2 उधर छोड़े, ये हमारा माध्य हो गया x+5, इसका वैल्यू 20 दे रखा है। अब फिर माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका भी तो ऐसे ही निकालते हैं, 2 उधर छोड़े 2 उधर छोड़े, यही माध्यिका भी है, यही आपके माध्य भी है और यही आपके माध्यिका भी है। ये वही तरीका, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। निकालने की इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यही हमारा जो है
अरिथमेटिक मीन भी है और यही हमारा मीडियन भी है, x+5, और x+5 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 20, 20 आंसर हो गया। बहुत बहुआ वाला क्वेश्चन, ये सवाल आ गया आपका। चलिए ध्यान से पढ़िए, इसमें कह रहा है कि 3 फ्रेंड्स, इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ो, 3 फ्रेंड्स X, Y एंड Z आर साइकिलिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। देखो साइकिलिंग जो है ना, हम भी सोच रहे हैं कि साइकिलिंग अब शुरू करें, एकदम जब वजन मेरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो साइकिलिंग जो है शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई है विरोधी मेरा जो वीडियो देख रहा है, वो एक साइकिल का व्यवस्था कर देगा ना। तो साइकिलिंग जो है ना, क्या कहते हैं, उस एक्सरसाइज में 2 नंबर पर आती है। पहला नंबर पर आता है स्विमिंग, दूसरे नंबर पर साइकिलिंग, तीसरे नंबर पर आता है रनिंग और चौथे नंबर पर आता है वॉकिंग। तो ये जो है साइकिलिंग बेहतरीन है सेकेंड नंबर पर। अब स्विमिंग के लिए तो जो है यहाँ पर स्विमिंग पूल तो मिलेगा नहीं भाई साहब, ठीक है ना, उसके लिए वाटर पार्क जाने पड़ेंगे। अब वाटर पार्क में तो अभी स्थिति ऐसा है, इतना भीड़ रहता है वाटर पार्क में, जो है वो दिन भर जो है 20,000 लीटर उसमें पानी डालता है और शाम होते होते 25,000 लीटर हो जाते हैं। पता नहीं 5,000 लीटर कैसे बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 दोस्त यहां पर है XYZ, 2 किलोमीटर परिधि वाले वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिलिंग चला रहे, पढ़ रहे थे इंग्लिश मीडियम में। सरकमफ्रेंस ऑफ 2 किलोमीटर, दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से 9 AM में शुरुआत करता है, ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 12 एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ दे कंटिन्यू साइकिलिंग अंटिल 1 PM, हाउ मेनी टाइम्स विल दे ऑल मीट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, ठीक है। हाँ नहीं, अमृता विरोधी नहीं है, वो तो सपोर्टर है भाई साहब, आप लोग मेरे सपोर्टर है भाई साहब। जैसे विरोधी की बात करते 6-7 को व्यू बढ़ जाता है एकदम, है तकलीफ में जी रहा है। चलो तो यहां पर आ जाते हैं भाई साहब, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ इसी वजह से जो है ना इधर उधर होते रहती है ना, इसीलिए हम वाटर पार्क नहीं जाते हैं। मतलब जाते हैं, एक पिछले साल गए थे लेकिन उसके बाद हम जाना ही छोड़ दिया, घर पर ना लो से बढ़िया है। ठीक है, 9 बजे एक ही पॉइंट से वो चलना शुरू करता है, 9 बजे से 1 बजे तक में आपके कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए आपके पास। 9 बजे से 1 बजे तक में 4 घंटा हो चुके हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अब सबसे पहले जो है हम यहाँ पे टाइम का जो है ये निकाल लेते हैं, ठीक है, टाइम का यहाँ पर निकाल लेते हैं एलसीएम, टाइम का एलसीएम, समय बराबर दूरी, 2 किलोमीटर जाना है 10 की स्पीड से, 2 किलोमीटर 12 की स्पीड से, 2 किलोमीटर 15 की स्पीड से, इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा ऊपर का 2, 2, 2 का, और नीचे हमारा एचसीएफ हो जाएंगे। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 10, 12 और 15, ये बात आ गई। 2, 2, 2 का 2 ही ना होगा भाई साहब। ठीक है, 2 किलोमीटर जाना है और ये सब किलोमीटर पर आवर में, सही है हमारा। 10, 12, 15 तो 2 ही घंटे हो जाएंगे, 2 ही घंटा हमारा आ गया। तो हर 2 घंटे में वो मिलेगा। जैसे हम ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो इस पॉइंट से वो जा रहा है सब, तो एक बार तो वो शुरू में ही मिल चुका है, यहाँ से शुरुआत की उसने, हर जगह यहाँ पे शुरुआत की उसने, तो हर 2 घंटे पर मिलते हैं। तो उसके पास जो है 4 घंटे है, तो 4 घंटे में वो 2 बार मिलेगा और एक बार तो पहले ही मिल चुका है। तो ये 3 टाइम्स हमारा हो जाएगा, 3 टाइम्स इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9, 11, 1, हाँ 9 बजे तो मिला ही, 11 बजे मिला, फिर 1 बजे मिला, 3 बार मिल लिया वो। ठीक है, 3 बार मिल लिया, कम भारी बात है। आजकल तो लोग 1 बार भी नहीं मिलते हैं। यहां आ जाइए, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। भाई कुछ बातें जो है लिख देते हैं यहां पर। कहीं पर आप ऐसा देखें तो इसको लिखे 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और कहीं पर आप पावर 4 देखो,
ये सब लिख लिया करो या याद रखा करो, समझ गए? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो बातें याद रख सकते हो। हम तो 10वां में जो है एक बार पढ़े थे, उस समय से अभी तक ये याद है, ठीक है। तो हमें जो है इसका वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन साइन कॉस कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि सब साइने में चाहिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन का पावर 4 थीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो आपको यहां दे रखा है ना, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन में ये दे रखा है, सेम देख रहे हो, सेम पूरा लिखा हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये दो बातें याद रखना है, जहां जहां जो जो बातें बोलते हैं उसको आप कंटिन्यू करते रहिए और हर 10-15 सेट पर आप जो है मुझसे मिलते रहिए। हम अभी जो है इस वीक छोड़कर अगले वीक से जो है आपको ऑफलाइन में भी समय देने वाले हैं और जो है हम लगातार आपसे जो है बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हर 10 सेट पर जो है थोड़ा सा रिव्यू आप लोग का लेना बहुत जरूरी है, रिजल्ट देना है। तो आइए अगले सवाल पर। एक व्यवसायी जो है एक कामकाजी व्यापार शुरू करता है और बी निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब क्या? ए वर्किंग पार्टनर है और बी जो है हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, कोई काम धंधा नहीं करेगा, खाली पैसा लगाएगा। ए ने 30,000 रुपया लगाया और बी ने 50,000। ए ने 30,000 और बी ने 50,000 लगाया, ठीक है। 4 0 खत्म, यानी 3:5 का रेशियो हो गया। ये व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 20% एक्स्ट्रा लेता है, ये हर बार होता है। जैसे आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो जैसे बहुत सारे पटना में रेस्टोरेंट है, बोरिंग रोड वगैरह सब में या बड़े बड़े पॉश इलाकों में, तो वहां पर जो है कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, वहां से पैसा लगा रहा है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, पैसा लगाता है और यहाँ पर उसका जो मैनेजमेंट जो होता है एक, वो अपना काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर 3 रुपया ये लगाता है, 5 रुपया ये। तो ये बंदा क्या कह रहा है कि हम तो तुम्हारा मैनेजमेंट भी देखेंगे, तो हम जो पैसा आ रहा है 20% पहले साइड रखो, मेरा होगा, ठीक है। उसके बाद हम सोचेंगे, शेष को पूंजी के आधार पर बांट देता है। तो 10,000 रुपया है, तो कह रहा है कि भाई साहब आप 10,000 रुपया आ गया है, इसको पहले 20% साइड में रखो, बचा कितना? 80%, ठीक है। बी का हिस्सा मांग रहा है, तो बी का हिस्सा 10,000 का 80% में 5/8 हो जाएगा, ये हो गया हिस्सा। तो 2 0 यहाँ खत्म हो गए, 8 से हम 10 काट लेते हैं, तो इसके पास जो है 5,000 रुपया इसके पास पहुंच जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 5,000 रुपया उसके पास चले जाएंगे। ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा दिया हुआ है 2 3, फिर उसके बाद 7 और 1, 4 और 6, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक को 0 बनाना पड़ता है। ये -2 और -3 रख लेते हैं, ये हमारा -2 -3, ये हमारा -2 और -3। तो यहाँ पर हमारा जो है 2 में 2 गया 0 और 0 हो जाएंगे, किसी एक को 0 बनाना पड़ता है। 7 में 2 गए तो 5, 1 में 3 गया तो -2, 4 में 2 गए तो आपके 2 हो गए और 6 में 3 गया 3। ये दोनों बाहर बाहर गुना करते हैं, यानी 5 3 हो गए कितने? 15, और यहाँ हमारा -2 गुने 2 -4 हो गए, -2 गुने 2, और इस दोनों के बीच हमें माई डिफरेंस बाई 2 लिखना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाते हैं। 15 माइनस प्लस हो गए 4/2, 19/2। तो 19/2 को आप क्या बोलते हो? 9.5 बोलते हो। तो एरिया हमारा 9.5 आ जाएगा। और ये मेथड जो है लगभग सब विद्यार्थी जानता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? ये मेथड जब से हम डिस्कशन ले रहे हैं लगातार यही मेथड बता रहे हैं, दूसरा कोई मेथड तो हम टच ही नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है। तो ये 37 हो गए, 38 में आ जाइए। एक खोखले गोले, होलो जो है स्फीयर की बात कर रहा है, हेमी स्फीयर 21 सेंटीमीटर, इसके केंद्र से गुजरने वाले तल द्वारा इसे 2 बराबर भाग में बांट दिया। एक गोला है, उसको 2 बराबर भाग में बांट दिए, तो ऐसा हो गया भाई साहब। ये
गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा है, 2 पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 गुना 21, ये बात हो गई। इसका 75% आपको कह रहा है, 75% कितना हो जाएगा? तो ये भाई साहब 3 और 4 हो गया, ठीक है। ये काटोगे तो 11 हो जाएगा, 7 से काटोगे 3, 11 गुना 9 189 हो जाएगा। तो ये हमारे 9 हो गए, 9 8 आपके जो है 17 हो गए, 9 8 17, बाकी 1 8 1 9 1 10 1 2, इतना वैल्यू आ गया। कह रहा है कि दहाई तक जो है आप पूर्णांकित इसे कीजिए, तो आप पूर्णांकित करोगे तो ये आपका 2080 आ जाएंगे, यानी जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 39 नंबर सवाल। ये पहले भी सवाल हो चुके हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 3 3 6 डिजिट है हमारे पास। कह रहा है कि 5 अंकों का ही एक नंबर बनाना है, और ध्यान रहे 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और दोहराना भी नहीं है, रिपीटेड भी नहीं है यहाँ पर। तो इसको करने के कितने तरीके हैं आप सोचो जरा सा। 3 से डिजिबिलिटी का रूल लगाना है, और आपके पास डिजिट कितने हैं? 0 1 2 3 4 5, और 5 ही डिजिट लेने हैं, ठीक है। 5 डिजिट हमको लेने हैं, तो 5 डिजिट अगर हम ये ले लें इधर से, 5 4 9 9 3 12 12 और 3 15, ये 15 हो जा रहे हैं, तो 3 से डिविजिबल है। तो पहला कंडीशन में एक केस 1 ये बन रहा है कि हमको लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5, पहला कंडीशन में। तो आप देखो इसे बनाने 5 डिजिट 1 2 3 4, इसमें पांचों में से पांचों नंबर रखोगे, इसमें जो है रिपीट करना ही नहीं है। तो अब बचे 4 डिजिट, फिर बचे 3 डिजिट, फिर बचे 2 डिजिट, फिर बचे 1 डिजिट। तो कितना हो गया? फैक्टोरियल 5 न हो गया, 5 4 3 2 1, 120 हो गया। एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट की बात करो, केस 2 की, ये पांचों अगर हम लिए 15 हो गए। अब सोचो जरा सा, 0 को भी हम सम्मिलित करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 0 को हम सम्मिलित करना चाह रहे हैं, क्योंकि 0 से भी कोई नंबर बनेगा, तो 0 को जो है आप यहां तो नहीं रख सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि आप 0 को अब की बार शामिल करना चाहते हैं, तो 0 अगर हम शामिल करना चाहते हैं तो मेरे पास किसको हटाना होगा? तो आप कहोगे 15 होता है सर पहली बार में, और आप 0 को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो 15 से पहले 3 से भाग लगने वाला 12 है, तो 12 के लिए हमको ये 3 हटाना पड़ेगा। 0 1 2 4 5 लेने होंगे, तब जाके ये 12 सम आ रहा है, इसका सम जो है 12 आ रहे हैं। तो हमको जो है 3 हटाने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे 3 क्यों हटाओगे? अरे भाई 15 में 3 हटाएंगे तभी 12 आएगा, कोई और डिजिट हटाओगे तो वो 3 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब लगाओ 1 2 3 4 5। तो आप इसमें देखो 0 तो आप इसमें नहीं रख सकते हो, इसमें 4 गो डिजिट आपको इस चारों में से कोई रखना पड़ेगा। यहां आप जो है रिपीट जब करना ही नहीं है, 1 डिजिट रख चुके हैं, तो अब मेरे पास कितना बचा? 5 में से 1 रख दिए हैं, 4 गो बचा। यहां 3 बचे, यहां 2 बचे, यहां 1 बचा। सबको गुना कर लो, 4 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 16, मतलब 4 गुने 24 हो गए 96, 96 हो गए। ये 96 और 120 टोटल कितने हो गए भाई साहब? तो टोटल आपके हो गए, टोटल हो गए 216। ये हमारा आंसर आ गया, ए नंबर ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बहुत बार रिपीट कर चुका है सेट, जब भी आप मार रहे हैं ये, और एक और जो वो 6 गो बनता है 144 आंसर आता है वो वाला, अभी तक तो कितना बार ये रिपीट हो चुका है। तो ये 39 नंबर क्वेश्चन था। जितना बढ़िया सवाल उतना ही हमने बेहतरीन सॉल्यूशन आपको बताया। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप तुरंत डाउट अपना पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बड़ी खतरनाक है भाई साहब। कह रहे एक टोकरी में 10 सेब हैं और 20 संतरे, ठीक है, जिनमें से 3 सेब और 5 संतरे खराब हो गए भाई साहब।
तो संतरे हैं भाई साहब, एप्पल की बात करो, एप्पल और ऑरेंज की बात करो आप। डिफेक्टिव कितने हैं भाई साहब? तो डिफेक्टिव है आपके 3 सेब और 5 संतरे। तो आपके गुड कंडीशन में कितने हैं? तो आप बोलोगे 3, तो 10 सेब हैं यहां पर, 7 को आपका सही होगा, और 5 सेब आपके, संतरे आपके खराब हैं, तो 15 आपके सही होंगे। ये आपका हो गया। अब आप आ गए, यदि हम 2 फलों को एट रैंडम चुनते हैं तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि या शब्द लगा दिया, तो दोनों संतरे अच्छे हों, दोनों संतरे हों, या दोनों दोषपूर्ण नहीं हो, मतलब अच्छे हों। तो यहां पे 2 कंडीशन यहां पर आ चुका है। यू आर द बेस्ट गुरुजी, थैंक यू। 316/435, वाह अमृता जी ने तो पहले ही आंसर ले आया। तो यहां पर 2 कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं। पहला कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों संतरे ही होने चाहिए, दोनों संतरे हैं। दूसरा कंडीशन क्या है भाई साहब? कह रहा है कि दोनों अच्छे ही होने चाहिए, दोनों अच्छे हो। समझ गए? तो यहां पर जो है हमें प्रोबेबिलिटी जो है लगाना पड़ेगा। ए यूनियन बी बराबर आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इतना हमें यहां पर यूज करने होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ध्यान से देना, मतलब दोनों संतरे होने चाहिए। तो दोनों संतरे होने चाहिए, तो आपके पास टोटल कितने भाई साहब? एक टोटल तो लिखवे नहीं किया, 10 + 20 कितने? 30। तो आपके पास इवेंट पहले बात करो, दोनों संतरे, तो दोनों संतरे आपके होने चाहिए। तो यहां पर कितने हैं? 15 और 5, 20 संतरे हैं। 20 में से आपको 2 चाहिए। देखो ध्यान से, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते। 20 में से आपको 2 चाहिए, और टोटल कितने हैं? 30, 30 में से 2, ये बात हो गई। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करो, दोनों अच्छे होने चाहिए। तो भाई साहब अच्छे होने के लिए कंडीशन थोड़े है। आज का ये टफ क्वेश्चन, चलो तुम्हारे अनुसार क्वेश्चन ऑफ द डे घोषित कर दो, क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो, तो दोनों अच्छे बोल रहे हैं, तो उसमें तो ये तो नहीं आ रहा है कि संतरा है कि जो है वो सेब है। तो कहने का मतलब है दोनों अच्छे हो तो 15 और 7 22 की बात हो रही है, 22 C2 और 30 C2 हो गए। अब दोनों मिला के बात कर रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है 15 चाहिए, 15 C2 ये वाला और 30 C2, ये बात हो गई आपकी, ये मतलब हो गया हमारा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नीचे में हमारा 30 C2 हो गया और ऊपर में लिख दिया 20 C2 प्लस 22 C2 और माइनस 15 C2, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। तो 20 C2 पहले निकाल लेते हैं। यहां 20 C2 बराबर क्या होता है भाई साहब? n C2, जानते हो n इंटू n माइनस 1/2 होते हैं, यानी 20 गुना 19/2। तो आप काटोगे तो ये आपका 190 हो जाएंगे। तो 190 वहां पर रख दो, 190 प्लस, ठीक है, 22 C2 किधर गया भाई? 22 C2 का मतलब क्या है? 22 C2 मतलब 22 गुने 21/2, 11 यहां पर हो गए। तो 1 2 1 3 और 2, 231 हो गया हमारा। ठीक है, 231 हमारे होंगे। आज का ये क्वेश्चन टफ था। सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन कह रहे हो? ठीक है, होगा सी नंबर ऑप्शन। 231 हमारे आगे, इसका वैल्यू 231 माइनस 15 C2 निकालना है। 15 C2 15 गुने 14/2 हो जाएंगे आपके। कितना हो जाएगा? 7 15 7 105, 105 हमने लिख दिया यहाँ पे, माइनस 105। 30 C2 भी निकालना है। 30 C2 30 गुने 29, 30 गुने 29/2, 15 हो जाएंगे। 15 नमा हो गया 135, बच गए 13, 15 दूने 30, 30 और 13 435। ठीक है, नीचे हमारा 435 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 316/435 आ जाएगा और सी नंबर ऑप्शन
इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पूरे सेट की बात कर रहा है सर। हाँ, पूरे सेट में जो है ये थोड़ा सा आप लोग के लिए हो सकता है टफ हो, तो हमने इसे कह दिया है क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये वाकई में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस जिसको भरपूर समझ होगा वही जो है इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है, तो आप देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले लो, या बाद में इसको जो है बेहतरीन तरीके से इसका रिवीजन कर लेना। तो हम अब आपसे लेंगे विदा, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम में जो है, इसी समय पर 8 बजे मिलेंगे। लगातार आप हमसे जुड़े हुए रहिए, और जहां भी जो भी प्रॉब्लम आता है लगातार हमसे बात करते रहिए। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर सभी बच्चों को, और गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।